कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, सीएवी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अर्थशास्त्र अध्याय 3 में मुद्रा एवं साख में हम अति लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है, औपचारिक ऋण के कौन कौन से स्रोत हैं। तो ये आपका बहुविकल्पी न होकर के ये अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो ऋण दो तरह का होता है, एक औपचारिक ऋण और दूसरा अनौपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण औपचारिक ढंग से लिया जाता है, जैसे बैंकों से, सहकारी समितियों से। और अनौपचारिक ऋण साहूकारों से, मालिकों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, मालिकों से। इस तरह अनौपचारिक ऋण लिए जाते हैं। तो औपचारिक ऋण की ब्याज दर तो उचित होती है, लेकिन अनौपचारिक ऋण की ब्याज दरें उचित नहीं होती, यानी वो अवैधानिक तरीके से ली जाती हैं। तो यहाँ पर औपचारिक ऋण की हम बात करेंगे। तो औपचारिक ऋण के कौन कौन से स्रोत हैं। तो औपचारिक ऋण के निम्न दो स्रोत हैं। पहला है बैंक, दूसरा है सहकारी समितियां, जो कम मूल्य पर पैसे का, कम ब्याज दर पर पैसे का लेन देन करती है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न है, अनौपचारिक ऋण के कौन कौन से स्रोत हैं। तो अनौपचारिक ऋण अवैधानिक तरीके से लोग लेते हैं। इसमें जैसे साहूकार हुआ, ऋण लेने के संबंध में साहूकार की यह भूमिका होती है कि वह ज्यादा ब्याज दर पर पैसे का भुगतान करता है किसी व्यक्ति को। व्यापारी, वही हाल व्यापारी क्या है, व्यापारी कोई लिखित में ब्याज दर पर पैसा नहीं देता। फिर मालिक के पास लोग जाते हैं, वो अपने हिसाब से ब्याज दर लगा करके पैसा देता है। वैसे रिश्तेदार से पैसे का जो लेन देन होता है, उस पर बैंक के या सहकारी समितियों के हिसाब से ब्याज दर नहीं लगता है। फिर मित्र का भी वही रोल है, मित्र से भी ब्याज पर भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। फिर अगला प्रश्न है, ऋण की शर्तों से क्या तात्पर्य है। तो ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग और भुगतान के तरीके, इन सबको मिलाकर ऋण की शर्तें कहा जाता है। इसमें ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग और भुगतान के तरीके, चार बातें हैं। ब्याज दर, संपत्ति, कागजात की मांग और भुगतान के तरीके, इन सबको मिलाकर ऋण की शर्तें कहा जाता है। फिर अगला है, विभिन्न प्रकार के ऋणों के वर्गों का उल्लेख कीजिए। तो ऋणों के स्रोत को दो प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। पहला है औपचारिक ऋण, दूसरा है अनौपचारिक ऋण। फिर अगला प्रश्न है, भारत में मुद्राओं का निर्गमन या उन्हें जारी कौन करता है। तो भारत में मुद्राओं का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। फिर चेक क्या है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के
किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि चेक क्या है। चेक एक ऐसा कागज है जो किसी बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। तो ये रहा लघुत्तरी प्रश्न। फिर आगे इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, लघुत्तरी प्रश्न में हम आगे चर्चा करेंगे। 7वें प्रश्न, ऋणाधार से क्या तात्पर्य है। तो ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका कर्जदार मालिक है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है। फिर आगे है ऋण क्या है। ऋण से तात्पर्य एक ऐसी सहमति से है जहां उधारदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। तो ये ऋण है। आगे है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। फिर आगे है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग से क्या तात्पर्य है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जहां मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तुएं सीधे आदान प्रदान की जाती है, वहां एक व्यक्ति जो बेचने की इच्छा रखता है तो दूसरे व्यक्ति को खरीदने की इच्छा से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। इसे ही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। तो ये इस तरह से आप देखेंगे तो अति लघुत्तरी प्रश्नों में मात्र इतने ही प्रश्न थे। आगे हम बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चला हम बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करेंगे मुद्रा एवं साख में। तो इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्रक 1972 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा है सभी। तो 1972 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था प्राथमिक क्षेत्र। फिर आगे है निम्न में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी 4 विकल्प है। बेरोजगारी है, अतिरोजगार है, कारखाना है और अल्प रोजगार है। तो इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से अल्प रोजगार को जाना जाता है। फिर आगे है ऋण के औपचारिक स्रोत क्या है। तो ऋण के औपचारिक स्रोत बैंक व सरकारी समितियां हैं। फिर ऋण की शर्तें कौन सी होती हैं। इसमें है ब्याज दर, कागजात, भुगतान के तरीके, समर्थक ऋणाधार और सभी। तो यहाँ ऋण की तीनों शर्तें हैं। ब्याज दर भी है, कागजात व भुगतान के तरीके भी हैं और समर्थक ऋणाधार भी है। तो ठीक वैसे आगे है ऋण क्या है या उधार क्या है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। ऋण से तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार
कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया या उपलब्ध कराता है और बदले में भविष्य से कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। फिर दूसरा है दुकानदारों से लिया गया उधार सामान। तीसरा है कंपनियों से लिया गया उधार सामान। चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पहला सही है, ऋण से तात्पर्य ऐसी सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया या उपलब्ध कराता है और भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। फिर आगे है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हों तो उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। पहला है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, दूसरा है क्रेता विक्रेता, तीसरा है व्यापार, चौथा है अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाएगा जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हो। अगला है, वर्ष 1912 में भारत में ग्रामीण परिवार को सबसे अधिक ऋण कहाँ से प्राप्त होता था? तो इसमें साहूकार है पहला, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है रिश्तेदार और दोस्त से, चौथा है व्यावसायिक बैंक। तो यहाँ 1912 में भारत में ग्रामीण परिवार को सबसे अधिक ऋण साहूकार से प्राप्त होता था। फिर अगला है, व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? इसमें 4 विकल्प दिया गया है, 30%, 23%, 25% और 33%। तो इसमें सही है 25%। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? इसमें भी 4 विकल्प हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, स्वयं सहायता समूह, केंद्रीय सरकार और चौथा है भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ पर मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता भारतीय रिजर्व बैंक करता है। फिर आगे है, वस्तुओं और सेवाओं के बदले लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली को क्या कहा जाता है? तो इसमें पहला है मुद्रा, दूसरा है विनिमय, तीसरा है साख और चौथा है ऋण। तो इसमें मुद्रा है जो वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली कहा जाता है। औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत पूरा कर पाते हैं? तो 4 है विकल्प है, 42%, दूसरा है 45%, तीसरा है 48% और चौथा है 50% से अधिक। तो इसमें सही है घ वाला 50% से अधिक। औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 विकल्प दिया है, गरीब परिवार दिया है, अमीर परिवार दिया है, फिर कम संपत्ति वाले परिवार को, फिर समृद्ध परिवार। तो इसमें औपचारिक ऋण सबसे ज़्यादा अमीर परिवारों को प्राप्त होता है। फिर अगला है, शहरी क्षेत्र के निर्धन व्यक्तियों के कर्जों की 85%
जरूरत के स्रोतों से पूरा होती है। यहाँ भी औपचारिक स्रोत की बात हुई है, फिर अनौपचारिक स्रोत की बात हुई है, फिर स्वयं सहायता समूह की बात हुई है, फिर उपरोक्त सभी कह रहा हूँ। तो यहाँ पर सही के तौर पर अनौपचारिक स्रोत हैं जो 85% निर्धन परिवारों को प्राप्त होते हैं। अगला है ऋण के शर्तें कौन सी होती हैं? तो ऋण की शर्तें 3 होती हैं: ब्याज दर, कागजात व भुगतान के तरीके और समर्थक ऋणाधार। ये तीनों आवश्यक शर्तें होती हैं। फिर समर्थक ऋणाधार के उदाहरण हैं। समर्थक ऋणाधार के उदाहरण कर्जदार की भूमि, फिर मकान, गाड़ी, पशु, बैंकों में जमा धन राशि। ये समर्थक ऋणाधार के उदाहरण हैं। आगे है भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? इसमें 4 विकल्प है: 10%, 15%, 20% और 25%। तो इसमें सही है भारत में बैंक जमा का 15% भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो इस तरह से दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की चर्चा, लघु उत्तरी प्रश्नों की चर्चा की गई और अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा की गई। फिर आप लोग मुद्रा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के रूप में स्वीकार की जाने वाली कोई वस्तु जो मापन का कार्य करती है और जिसका भंडारण किया जा सकता है, मुद्रा कहलाती है। फिर साख क्या है? इस विधि के अंतर्गत, साख विधि के अंतर्गत ऋणदाता ऋणी को वस्तुएं, मुद्राएं या सेवाएं इस शर्त पर प्रदान करता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान करेगा, जिसे साख कहते हैं। तो इसमें आज इतना ही।